दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो के बारे में। और एसएससी स्टेनो बनने के लिए एक स्टूडेंट को किस किस रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उसको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एग्जाम का सिलेबस होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या एज होती है। और स्किल टेस्ट सबसे जो मतलब दिक्कत आती है स्टूडेंट को स्किल टेस्ट में शॉर्ट एंड में, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। एक एक पॉइंट पे बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं या इन फ्यूचर कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो ये वीडियो आपके शुरुआत से लेके सिलेक्शन तक के लिए एक वीडियो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो दोस्तों मेरा नाम देवनेजा है और स्टेनो सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी मिलके, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और स्टेनो की फील्ड में मैं बहुत सालों से हूं और मैं आपसे थोड़ा सा पहले आ गया, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो एसएससी स्टेनो की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो चीज आती है कि अगर मान लीजिए कि आपने प्लस टू कर लिया है, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, फाइनल में, किसी में भी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है कि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आप एसएससी स्टेनो के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप ट्वेल्थ पास हैं। और इसके लिए एक और सवाल आता है, क्या इसमें मान लीजिए कि हमें स्टेनो आती है या नहीं आती, ये कैसे जजमेंट होगी, क्या उसके लिए कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है? यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्किल है, आपको आता है या नहीं आता है, वो एसएससी के द्वारा चेक किया जाता है। आपका जो टेस्ट लिया जाता है उससे जजमेंट होती है और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ट्वेल्थ बेस पे ये एग्जाम होता है और इसमें किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके बाद अगर बात करें जो इसमें एग्जाम होते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं अगर आपको एसएससी स्टेनो बनना है, तो जो टीयर 1 का एग्जाम है या लेवल 1 जो भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये होता है रिटन टेस्ट और ये होता है 200 मार्क्स का। और 200 मार्क्स में इसमें देखिए एसएससी में मैथ नहीं होता, एसएससी स्टेनो में। और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है जहां पे आपको मैथ मिल सकता है, बट एसएससी स्टेनो में मैथ नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ से डरते हैं, या जैसे मैंने बीए फर्स्ट ईयर में मैथ लिया प्लस टू की, और बीए में एडमिशन लिया रेगुलर एडमिशन, और मैंने वहां पे मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मैथ में बहुत स्कोप है तो आप मैथ ले लीजिए, और मैंने मैथ को ऑप्ट कर लिया। और जब थोड़ा सा आगे बढ़े मुझे समझ नहीं आया मैथ, और मैंने कोशिश भी की, प्रयास भी किया, बट मुझे ना तो इंटरेस्ट आया ना समझने में मेरी हिम्मत लगी, या मैंने उतनी कोशिश भी नहीं की, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मेरे से वो नहीं हो पाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैथ जो है वो हमारे बस का नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे क्या होता है, उनके लिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, और यहाँ पे इंग्लिश है, और रीजनिंग है। तो ये तीन जो रिटर्न में होते हैं, ये 50 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर की, और रीजनिंग 50 नंबर की, तो ये टोटल 200 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है। और इसमें दो ग्रुप होते हैं एसएससी के, सी और डी ग्रुप। तो आप जितने ज्यादा मार्क्स ले आते हैं इस रिटन टेस्ट में, क्योंकि ये लेवल 1 का एग्जाम है, टीयर 1 है, इसमें आप जितने ज्यादा मार्क्स ले आते हैं उसी के लेवल पे आपका जो आगे स्किल टेस्ट होता है सी और डी का, मार्क्स के हिसाब से फिर वहां आप सी में जाएंगे या डी में जाएंगे, वो यहाँ के मार्क्स तय करते हैं। और आपने अगर अच्छे मार्क्स ले लिए तो फिर सी और डी में फर्क क्या है? सी और डी में देखिए सबसे पहली चीज तो सैलरी का फर्क होता है, कम से कम 15 से 20 हजार पे, मतलब ग्रेड का टोटल सैलरी का फर्क होता है। मतलब सी में आपको उससे कम मिलेगी, सॉरी सी में आपको ज्यादा मिलेगी, डी में कम मिलेगी, तो सैलरी का फर्क होता है। और जब आप इसके बाद जो लेवल 2 का एग्जाम है जिसको हम शॉर्ट एंड या स्किल टेस्ट कहते हैं, वहां पे आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा 100 WPM और एक देना पड़ेगा 80 WPM। यानी कि आपको डी के लिए तो देना पड़ेगा 80 WPM, 80 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट। और जो अगर सी की बात करें तो 100 WPM और ये 10-10 मिनट का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 10-10 मिनट तक आपको इस शॉर्ट एंड की डिक्टेशन, अभी हम बात करेंगे शॉर्ट एंड पे, थोड़ा सा और डीपली बात करेंगे लास्ट में। अभी आप थोड़ा सा
बेसिक बेसिक समझ लीजिए। जो ये सारे पॉइंट्स हैं कि +2 बेस पे है और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एग्जाम टीयर 1 में 200 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, तो ये 50 100 और 50 200। और लेवल 2 में सी और डी ग्रुप में जो आपकी सिलेक्शन होगी, उसके बाद जितने आप मार्क्स लाएंगे कट ऑफ के हिसाब से, उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा। शॉर्ट एंड में ज्यादा स्पीड का या कम स्पीड का, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो तय होगी। तो ये बेसिक है, मतलब बेसिक मतलब एक एलिजिबिलिटी है कि आपको समझ में आए कि आपने कहां से स्टार्ट करना है। और ये जैसे आप रीजनिंग है, आपको पता है कि कहां से करनी है, आप यूट्यूब से करें, आप सेल्फ स्टडी से करें, जर्नल अवेयरनेस है, या कोई भी बैच लेके आप कहीं ऑफलाइन क्लास से करें, कहीं ऑनलाइन से करें, ये समझ में आ जाता है। क्योंकि पता है कि इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें ग्रामर, मतलब जो भी चीजें हमारे ग्रामर के पार्ट पे हमें इंग्लिश की करनी है, सारा उसमें हमें समझ में आता है। लेकिन जब बात आती है शॉर्ट हैंड की, तब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। अभी तो मान लीजिए मेरा रिटन बहुत अच्छा है और मुझे स्किल टेस्ट करना है, मेरी स्टेनो या तो अभी मैं सीख रहा हूं ऑनलाइन से या सेल्फ स्टडी से या फिर किसी ऑफलाइन क्लास से, या मैंने अभी सीखना ही शुरू नहीं किया है और मैं करना चाहता हूं एसएससी स्टेनो का एग्जाम क्रैक। तो आज मैं थोड़ा सा एसएससी स्टेनो के बारे में ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपर्टाइज है स्टेनो, उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। तो आई थिंक जो जो चीजें बेसिक थी कि क्वालिफिकेशन और एज की बात करें, तो 18 से 27 और 18 से 30, यानी कि इसके लिए डी ग्रुप के लिए आपका 18 से 27 और सी के लिए आपका 18 से 30। ये एज का जो क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहने वाला है कि आप एग्जाम दे सकें। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा भी होगी तब भी आप एसएससी में अपीयर हो सके। तो इसके बाद आता है, मान लो ये सारा हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमने रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले लिए, शॉर्ट एंड भी अच्छा कर लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके जितने रिटर्न में मार्क्स होंगे कट ऑफ के हिसाब से, मेरिट में, उसके हिसाब से ही आपको फिर कोई डिपार्टमेंट आपको मिलेगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन मिलेगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। और अब हम बात करेंगे स्टेनो के बारे में, स्टेनो स्किल टेस्ट। ये चीजें तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो भी गई हो, बट इसके बाद जो बात आती है स्टेनो की, कि मान लीजिए हमें 80 WPM, हमने रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले लिए, अब 80 WPM और 100 WPM पे हम कैसे आके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, हम कैसे एसएससी स्टेनो में अपनी जगह बना सकते हैं, आज इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। देखिए, अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड में वैसे बहुत सारी बुक से हम शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं कि इसी बुक से आप सीख पाएंगे। जैसा कि आप ये बुक देख रहे हैं, ये छोटी सी किताब है, ये पिटमैन शॉर्ट हैंड, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही सीखते हैं। इसके बाद और भी प्रणाली होती है, और भी मतलब ये कहें कि इसके सिमिलर और भी बहुत सारी स्टेनो होती हैं जो आप सीख सकते हैं, जैसे ग्रीक शॉर्ट हैंड है, और भी बहुत सारे जो शॉर्ट हैंड राइटर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी एडवांस कुछ किताबें बनाई। लेकिन जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में सीखी जाती है, वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड। और पिटमैन शॉर्ट हैंड की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं क्या हम इसको अपने लेवल पे सीख सकते हैं घर पे या यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहां पे आपको पूरा पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वहां पे दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही चैलेंज आता है कि वहां पे आप अपना एग्जामिनेशन ठीक से नहीं कर पाते, यानी कि आप जो अपना एनालिसिस है वो नहीं कर पाते कि मैं ठीक कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए कोई, आपने इंग्लिश में कुछ समझ लिया और वो रूल पे खरा उतर रहा है और आपने देख लिया कि उस रूल के हिसाब से है तो ठीक है, क्योंकि वहां पे एक लर्निंग प्रोसेस है। जो रिटर्न की आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए रीजनिंग है, उसका आपने सवाल जो है उसको रीजनिंग से जो निकाल लिया, उसका आपको आंसर पता लग गया, ठीक आ गया, दैट्स ओके। लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, जब मेरा इंटरेक्शन होता है बहुत सारे स्टूडेंट की समस्याओं को जब मैं सुनता हूं, तो
वहां एक बात निकल के आती है कि वहां पे एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, या तो हमारे परिवार में किसी को स्टेनो आती हो, वो हमें गाइड कर सके, हमारी कॉपी को चेक कर सके, हम जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं वो चेक हो सके, उसका एग्जामिनेशन हो सके, उसका एनालिसिस हो सके, तभी आपको पता लगेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नहीं तो आप करते जाएंगे 6 महीने बाद, साल बाद आपको पता लगेगा आपसे स्पीड नहीं बन रही, आपसे स्ट्रोक्स नहीं बन रही, आपका ट्रांसक्रिप्शन अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं ये कहता हूं कि सीखना मुश्किल नहीं है, सीख तो कोई भी लेगा यूट्यूब से, बट उसका एनालिसिस ना होने के कारण वो बाद में उसके लिए एक चैलेंज आता है। हाँ, अगर घर पे आपके परिवार में किसी ने सीखा हो, आप खुद से सीख रहे हैं, कोई चैलेंज आए, आप उसको अपनी कॉपी चेक कराते रहे रूटीन में, जब तक आपका बेसिक कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक ठीक है। अदरवाइज आपको कोई ना कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर आपके नजदीक है। नहीं तो कोई ना कोई कोशिश करिए कि कहीं ऑनलाइन में आप कहीं सीखने का एक्सेस ना लें, कम से कम इतना तो हो कि आपकी कोई कॉपी चेक कर ले। एटलीस्ट इतना नहीं होगा तो फिर ये यहाँ पे चैलेंज आता है सेल्फ स्टडी में, शॉर्ट हैंड सीखने में। चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने शॉर्ट हैंड को सीखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए आपका। और अब कितने टाइम में ये शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके आपको यूट्यूब पे बहुत सारे जवाब भी मिलेंगे कि आप 4 महीने में सीख सकते हैं, आप 6 महीने में सीख सकते हैं, आप 6 महीने में TWPM पे आ जाएंगे। और जब ऐसा कोई वीडियो आता है तो फिर जितने भी शॉर्ट हैंड सीखे हुए स्टूडेंट है, जिनको जानकारी है, उनके कमेंट्स भी भर भर के आते हैं कि हमें पता है कि कितने टाइम में सीखी जा सकती है ये शॉर्ट हैंड, कितना समय लगता है, ये हमारे से पूछो। वो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट जब कमेंट्स में उनके रीड करता हूं तो पता लगता है कि वाकई बहुत सारे स्टूडेंट को जो मतलब समझ में आता है। जब कोई गलत जानकारी यूट्यूब पे सर्कुलेट होती है तो फिर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। बट मैं आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट बता दूंगा, आप खुद से एनालिसिस कर लेंगे कि आप कितने टाइम में इसको सीख सकते हैं। देखिए, जब ये किताब सीखना हम शुरू करते हैं तो ये शुरू कहां से होती है। सपोज करिए कि शुरू में स्ट्रोक्स आते हैं, उसके बाद वॉवल्स आते हैं, और उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाते हैं, यानी कि रूल्स शुरू हो जाते हैं। और बेसिक जब आप स्ट्रोक सीखते हैं कम से कम 4-5 दिन आपको इसमें लगते हैं, वॉवल सीखते हैं कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन कम से कम आपको इसमें लगते हैं, क्योंकि अगर 12 वावल हैं आप उनको सीखेंगे, थोड़ा सा उसको टाइम देंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको 1 हफ्ता 10 दिन आराम से लग जाएंगे। 4-5 दिन आप स्ट्रोक्स करेंगे, फिर चैप्टर्स आते हैं, उसके रूल्स आते हैं। और जहां तक बुक हमें कंप्लीट करनी है 115 एक्सरसाइज इस किताब की, इसमें लगभग 200 एक्सरसाइज हैं जो मतलब इसमें कंप्लीट होती हैं। लेकिन 115 एक्सरसाइज पे कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें इस किताब से एक्सरसाइज करने की नीड नहीं होती है। अब एक बात समझ लीजिए कि लगभग लगभग एवरेज, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि आप गैस कर पाए कि आप कितने टाइम में इसको सीख लेंगे। मान लीजिए एक जो इसमें चैप्टर आता है, हर 4 एक्सरसाइज के बाद एक चैप्टर आता है। कहीं कहीं किसी किसी चैप्टर में 6 एक्सरसाइज भी होती हैं, किसी में 2 भी होती हैं, तो अलग अलग रहता है। बट एवरेज मान लीजिए कि 4 एक्सरसाइज के बाद एक चैप्टर आता है और आपको 115 एक्सरसाइज करनी है। 115 एक्सरसाइज अगर आप एक दिन में एक करते हैं तो 115 दिन में आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए, 115 एक्सरसाइज हैं, एक एक्सरसाइज डेली करेंगे, 2 से 3 घंटे कम से कम प्रैक्टिस आपको देनी पड़ेगी, इससे कम में नहीं चलता। 3 से 4 जरूर करने पड़ सकते हैं, बट ये नहीं कि आप बहुत सारे वीडियोस में मैं देखता हूं 1-1.5 घंटे में आप डेली करेंगे, 6 महीने में आपका 80 WPM हो जाएगा, 7वें 8वें महीने आपका 100 WPM आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से समझेंगे, सही तरीके से, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो 115 दिन कितने हुए, लगभग 3.5 महीने। और ये कंसिस्टेंसी से है। मान लीजिए 30 दिन का एक मंथ, 30 या 90, और 90 और 25 दिन, और मतलब 4 महीने, लगभग 4 मंथ्स। ठीक है, 4 महीने में तो आपका बेसिक कंप्लीट होगा। फिर जाके आप सीन पैसेज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 1-2 महीने में 80 WPM पे आएंगे, फिर 3-4
5 महीने में, 3-4 महीने में आपको 80 WPM अनसीन आने में लगेंगे। फिर कहीं जाके आप ये मान सकते हैं कि एक साल में आप 80 WPM, 90 WPM, 100 WPM पे आ सकते हैं। मतलब एक साल का टाइम मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर आप 4 महीने में किताब करेंगे तो आपको इतना टाइम लगने वाला है कि 4 महीने कम से कम और जोड़ लीजिए, 8 से 10 महीने आपको लगने वाले हैं। जैसा कि आप समझिए कि एसएससी का जो स्किल टेस्ट है वो मान लो जल्दी आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। जहां आप एक एक्सरसाइज दिन में कर रहे थे, अगर आप 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये 4 से 2 मंथ्स हो सकता है। अब आपको टाइम भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 4-5 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 घंटे करनी पड़ेगी। और फिर आपका 2 से ढाई महीने में अगर कोर्स पूरा हो जाता है, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर लो और मैं आपको ये टिप दे रहा हूं, ऐसा दे रहा हूं, ऐसा होता ही नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट। सक्सेस का और सिस्टम का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको तरीके से चलना पड़ेगा। तो आपका ये 2.5 से 3 महीने में, यानी कि ये कोर्स आपका 3 से 4 महीने में, और चाहे तो आप 2.5 महीने में भी कंप्लीट। उसके लिए आपका डेडिकेशन, दिन रात एक करना, मेहनत करना, बहुत लगन से रहना, एक भी मतलब बीच में नहीं, ना कोई संडे गिनना, ना कोई सैटरडे गिनना, तो डेफिनेटली आप 2.5 से 3 महीने में इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी हिम्मत है कि आपको 80 WPM पे, 100 WPM पे आना है। उसका बाद प्रोसेस वही है कि आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी प्रैक्टिस जो है उसको अच्छा रखना है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको अच्छा रखना है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, आपका जो कंसिस्टेंसी है उसको अच्छा रखना है। मतलब हर एक वो चीज जो इस शॉर्ट एंड के कोर्स को करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप कहीं 8 से 10 महीने में 80, 100 पे भी आ सकते हैं। अगर उसके लिए फिर मतलब एक्सेप्शनल केस बनना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर रूटीन की बात करूं तो स्टूडेंट एक साल लगा ही देता है यहां तक पहुंचने में, और फिर भी वहां पे एक्यूरेसी नहीं आ रही होती क्योंकि हमने शुरू में उस लेवल से सीखा नहीं होता, बाद में फिर चैलेंजेस आते रहते हैं हमारे लिए। तो अगर आपको स्किल टेस्ट करना है 80 WPM, 100 WPM, जितना आप डेडिकेशन अपनी रिटर्न में दिखाते हैं उतना ही यहां दिखाना पड़ेगा। और सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो कोर्स 4 महीने में होगा, 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1.5 महीना घट जाएगा। और ज्यादा समय, मान लीजिए कि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा है, आप उसको दिन में 2-3 घंटे में ही कर लेते हैं, और आप अभी कोई उसके साथ मतलब कोई स्टडी का प्रेशर ना हो कि अगर हम कोई रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी चैलेंज आ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या प्रायोरिटी है। मान लीजिए कोई आप रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, वहां भी समय जाता हो, कॉलेज जा रहे हैं और आना जाना कर रहे हैं, फिर कॉलेज के असाइनमेंट है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो आप चेक करिए कि क्या आप सिर्फ रिटन और स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और अपनी जो स्टडी है किसी प्राइवेट मोड से कर रहे हैं या डिस्टेंस से कर रहे हैं, तब तो आपके पास समय बहुत ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज आप स्टडी करते हैं, उसके साथ स्टेनो भी करते हैं, उसके साथ रिटन भी करते हैं, तो आपको फिर आप देखिए कि आप दिन में क्या 16 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सिर्फ 6-7-8 घंटे अपनी दिनचर्या पूरी करना और सोना, खाना पीना जो भी आप करते हैं, उसके अलावा क्या आप 15-15, 16-16 घंटे का रूटीन फॉलो कर सकते हैं, तब तो आप एक्सेप्शनल केस बन सकते हैं। अदरवाइज रूटीन की बात करें तब ये समय लगेगा ही लगेगा। तो ये शॉर्ट एंड है। शॉर्ट एंड को, और इसमें कोई और ज्यादा कुछ कहते हैं ना, शॉर्ट एंड मतलब इतनी ज्यादा टफ होती है, ये होता है। देखिए आप अगर एसएससी कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में से भी तो मार्क्स लेने हैं ना, 100 में से, जो भी लास्ट उस पे मैंने आपको बताया। अगर आपको 100 में से मार्क्स लेने हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश की शॉर्ट एंड भी अच्छी होगी। शॉर्ट एंड को अच्छा करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को ही अच्छा करना पड़ता है। और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश, मान लीजिए कि एसएससी की वो रिटर्न की तैयारी अच्छी कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है एसएससी स्टेनो का। हाँ, जिनकी इंग्लिश वीक रहती है, जो रिटर्न टेस्ट में वीक रहते हैं, उनके लिए ये एसएससी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक पहला लेवल ही वो क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं या उन्होंने उतना नहीं सोचा है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा ओवरव्यू है कि आपके स्टेनो बनने के लिए, एसएससी स्टेनो में जाने के लिए, सबसे पहले तो आप अपने रिटर्न को बेहतरीन करिए। उसके बाद जब बात आती है स्किल टेस्ट की, तो कोई भी डाउट हो तो स्टेनो सक्सेस मंत्रा
स्टेनो के लिए आपके लिए हर एक चीज का सोल्यूशन दे सकता है आपको, तो आपको समझना चाहिए। बाकी तो सभी अच्छा बता रहे हैं, अपनी तरफ से सब प्रयास कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको एसएससी में स्टेनो बनना है तो आपको किन किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और किस किस प्रोसेस से फॉलो करके आप यहां तक आ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेहनत करिए, मेहनत का कोई भी मतलब संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपके पास संकल्प है तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।